So today we are going to start our new lesson, that is gravitation. Very good morning, Manish. So we are going to start our new lesson, that is gravitation. ग्रेविटेशन क्या होता है ना? तो आपने एक बचपन से कहानी सुनी होगी जिसमें पढ़ा जाता था कि एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था न्यूटन, है ना? और न्यूटन जो थे एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन से पेड़ के नीचे, कोई बता सकता है क्या? चैट बॉक्स में लिखो। एप्पल के पेड़। हाँ है, अभी बराबर आवाज आ रहा है सबका, अभी तक नहीं आ रहा था। तो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ग्रेविटेशन का डिस्कवरी वहीं से हुआ। कैसे हुआ देखो, एक बार बैठे थे और एप्पल का जो एप्पल है उनके सर के ऊपर ही गिर गया, है ना? और गिरने के बाद उनके दिमाग में सडनली आया कि एप्पल को खाना नहीं आया। उनके दिमाग में आया कि एप्पल सर पे ही क्यों गिरा। हमारे दिमाग में क्या आता, एप्पल गिर गया, फ्री में मिल रहा है तो खा लेंगे ना। पर न्यूटन थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते थे। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। एप्पल तो ऊपर भी जा सकता था, साइडवेज मूवमेंट भी कर सकता था, बट वो नीचे ही आ रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और बाद में जाकर उन्होंने जब उसको और भी डिटेल में समझने की कोशिश करी तो उनको पता चला कि इसके पीछे एक फोर्स है, और जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या ये सिर्फ अर्थ के अंदर ही होता है? कोई बता सकता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सिर्फ अर्थ के अंदर है कि और भी किसी चीजों में होता है? अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ में होता है कि बाकी भी और किसी ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है? ऑल यूनिवर्स करके बोल रही है तनुश्री। तनुश्री आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो मुझे। मून में भी होता है, ठीक है। कालिया बोल रही है, ओके। ऑल यूनिवर्स में होता है का मतलब क्या है तनुश्री, क्या आप बता सकते हो? हाँ, एकदम करेक्ट आंसर दिया तनुश्री ने। उन्होंने बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना? तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या ले सकते हैं फिर? अ फोर्स possessed by a body because of its mass or due to its mass। जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है ना? मतलब जो मेरे पास में रखा हुआ ये कंप्यूटर है, जो मेरे पास में रखा हुआ ये व्हाइट बोर्ड है ना? ये मेरे हाथ में जो पेन है, ये सभी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है? बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि डिपेंड करता है मास के ऊपर, तो इसकी क्वांटिटी वैरी करेगी हर ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, है ना? अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण आपको वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रहा है? बट वही अगर हम लोग इस पेन की बात करें या फिर मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं, चेयर की बात करूं, तो इनका मास काफी कम होता है, और मास कम होने के कारण फिर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी हमें जो मिलेगी वो कम ही मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट? तो वही है हमारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स मास, और वो किसके कारण होता है? मास के कारण, ठीक है? तो यहां से हमने ये समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के अंदर नहीं है, वो यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में है, फिर वो अर्थ है, फिर वो मून है, आपके अर्थ के ऊपर का कोई स्टोन है, आपका टेबल है, चेयर है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मास होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहां से फिर एक नया कंसेप्ट निकल के आता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और किन किन चीजों पे डिपेंड करता होगा, किस तरह से एक्ट करता होगा, इसको भी हमें शॉर्ट में समझना है। और उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मीनिंग कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल लॉ? If anyone knows, he can tell me. What is meant by universal law? Okay, नहीं बता रहे।
तो यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ मतलब उसमें एक वर्ड आया है यूनिवर्स, है ना, मतलब इस तरह का कोई लॉ जो यूनिवर्स में आप कई बार भी चले जाओ आपको अप्लीकेबल देखने को मिलता है ना। तो उस तरह के लॉ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। मतलब सिर्फ हमारे अर्थ के लिए लिमिटेड नहीं है, आप मून पे चले जाओ, आप किसी और प्लैनेट्स पे चले जाओ, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। मतलब यूनिवर्स में हर एक कंडीशन में, हर एक प्लैनेट के ऊपर, हर एक स्टार के ऊपर या फिर स्पेस में कहीं भी चले जाओ, हर कंडीशन में आपको ये लॉ अप्लीकेबल होगा। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन ने जो हमें समझाया है वो क्या है, उसको थोड़ा समझते। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये लॉ एप्लीकेबल है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्थ के ऊपर या यूनिवर्स में भी कहीं पे भी है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसमें रिपल्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह का फोर्स होता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है दोनों चीजों के ऊपर। कौन सी? तो सबसे पहली चीज है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। और दूसरी चीज जो डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस के ऊपर। बट किस तरह से डिपेंड करता है ये हमें बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक बार स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करता हूं। उन्होंने बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, किससे अट्रैक्ट करता है? फोर्स से अट्रैक्ट करता है, which is proportional to product of their masses, and inversely proportional to square of distance between them, है ना। तो इस तरह से मैं इस लॉ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये है हमारा मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये है हमारा मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मींस d का स्क्वायर। इस तरह से मैंने उसको एक्सप्रेस किया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो फोर्स की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, माइक किसने स्टार्ट किया था? अननेसेसरी माइक नहीं स्टार्ट करना है, जिससे बाकी बच्चों को भी समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं उस समय आप माइक स्टार्ट करके मुझे डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, बाकी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारा यहां से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर देखो, आपने काफी, जब आप छोटे थे तब से आपने एक चीज समझी है कि जब भी आपको कहीं पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिखे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे साइन आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है ना, क्योंकि उससे तो आप कोई वैल्यूज को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। हमें फॉर्मूला जब भी बनाना होता है तो यहाँ पे होना चाहिए इक्वल टू का साइन, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं हमेशा एक कांस्टेंट। पता है सभी को, प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है उस समय आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना होता है ना। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट लेके इसकी वैल्यू को लिखूंगा, तो देखो कैसे आएगा, फोर्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट में यहाँ पे ले लेता हूं जी, एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो मेरे पास फोर्स का जो फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो न्यू फॉर्मूला मेरे पास बन के आ रहा है वो किस तरह से आया, F इज इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी मेरा है, ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी को आप क्या बोलते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, फिर से वर्ड आ गया यूनिवर्सल, मतलब ये जो इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू आप अर्थ के ऊपर, आप यूनिवर्स में किसी भी प्लेस पे चले जाओ, आपको हर केस में वो वैल्यू सेम ही मिलने वाली है ना। तो ये होता है मीनिंग आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। ठीक है,
तो यहां से हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके बता सकता है कि सर ये टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। Does anyone have any doubt regarding universal law of gravitation? He can ask me in a message box. वीडियो के ब्लर होने के पीछे तो रीजन हो सकता है आपके नेटवर्क के रिलेटेड है ना। आप नेटवर्क में आपका जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर लो, यानी वीडियो प्रॉपर्ली बोल रहा है, रिपीट मंजूर रेड्डी सर प्लीज रिपीट। ठीक है, ओके। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को शॉर्ट में आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, मैंने सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि अर्थ के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट मास उसके पास में है वो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने आपको समझा दिया। बट मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के पीछे का रीजन वही है कि आप चाहते हो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है ये आपको पता चले। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूटन ने एक लॉ दिया है जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और इसको हमें समझना है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन साहब क्या बोल रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा फोर्स है ये, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके साथ, मासेस के प्रोडक्ट के साथ। तो वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन m into n। तो m लिया है मैंने एक ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा m लिया है सेकंड ऑब्जेक्ट के मास के लिए। सो the force of attraction between any two objects in a universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। और inversely proportional किसके साथ होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। समझ में आया। और इसी को जब मैंने यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट कर दिया तो हमें एक लेना होता है कांस्टेंट जिसको आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो। और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है हमारा g, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि लेसन के अंदर आगे जाके आपको स्मॉल g के बारे में भी पढ़ना है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो उसमें हमेशा आपको g को कैपिटल ही लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि स्मॉल g कुछ अलग कंसेप्ट होता है जिसको हम लेसन में आगे पढ़ने हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ जिसको अगर आपने बता दिया मुझे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, ये मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो काफी सिंपल से क्वेश्चंस है, ठीक है। ज्यादा टाइम हमारे क्लास में बचा भी नहीं है तो 5 या 10 मिनट्स तक हम लोग और एक्स्ट्रा ले सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास में समझो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास में सेकंड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज माय सेकंड ऑब्जेक्ट। लेट अस अज्यूम दैट ऑल द फोर ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg and 1 kg। all the four objects having the same mass, that is of 1 kg, then in that case who can tell me the force of gravitation is higher in this case or higher in this case। जो हमारे पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा या फिर इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, कौन बता सकता है मुझे। फर्स्ट केस में ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा कि सेकंड केस में ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा। आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके भी लिख सकते हो या फिर अगर किसी को पता है तो माइक ऑन करके भी मुझे बता सकते हो। फर्स्ट वाले केस में मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन बता सकता है। नेटवर्क इश्यू हो सकता है तनुश्री,
वीडियो क्वालिटी में एक बार आप चेक करो, या फिर आप अपने नेटवर्क का कोई इशू हो सकता है तो वो देख लो। सो कोई बता सकता है क्या? आयुष शिंदे सब क्लियर है? अरे क्लियर है तो आंसर तो बताओ मुझे। बताओ आयुष, क्या होना चाहिए? ये फर्स्ट केस में आपको ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा मिलेगा कि सेकंड केस में ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा मिलेगा? बताओ। फर्स्ट केस में ज्यादा होगा ऐसा कारिया बोल रही है। आयुष को भी लगता है फर्स्ट केस में ज्यादा होगा, बट व्हाई? डिस्टेंस कम है, ठीक है। कारिया का बोलना है कि जो फर्स्ट केस है उस केस में आपको ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और उन्होंने रीजन भी काफी सही बताया है। उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, और मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला में बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू का साइन अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लिखा था। तो इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स बढ़ता है। मतलब इस केस में जो हमारी फर्स्ट केस है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, ठीक है ना। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि और कितने बच्चों को और अच्छे से समझ में आया होगा। एक तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, देखो दूसरा भी कंसेप्ट बताता हूँ। फिर से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, सेकंड का मास है 4 kg, ठीक है। यहां पर मास है 3 kg और यहां पर मास है 3 kg, ठीक है। तो फर्स्ट केस है मेरे पास में जहां पर लिखा हुआ है 2 kg और 4 kg के ऑब्जेक्ट, और सेकंड केस है मेरे पास जहां पे लिखा हुआ है 3 kg एंड 3 kg के ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम सेम है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अभी मुझे बताइए कि फर्स्ट केस में फोर्स ज्यादा होगा कि सेकंड केस में? कौन बता सकता है? फर्स्ट केस में फोर्स ज्यादा होगा कि सेकंड केस में? फर्स्ट केस में हमें दिख रहा है दो ऑब्जेक्ट है, एक है 2 kg का, दूसरा 4 kg का। सेकंड केस में है दोनों ऑब्जेक्ट 3 kg की। तो मुझे बताइए आप कि फर्स्ट केस में फोर्स ज्यादा मिलेगा आपको ग्रेविटेशनल कि सेकंड केस में? सेकंड केस में बोल रहे आयुष शिंदे, ओके। तनुश्री को लगता है कि फर्स्ट केस में होगा, ओके। और भी बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? दिव्या को भी लगता है कि फर्स्ट केस में फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ओके। और भूमिका को लगता है सेकंड केस, कारिया को लगता है दोनों केस में फोर्स इक्वल होना चाहिए। आंसर चेंज हो गया कारिया। मनीष सेकंड केस लग रहा है, फर्स्ट केस लगता है, ठीक है, ठीक है। टोटल मास सेम है वो, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप खुद ही देखो कि किसका आंसर सही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट केस में एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास 2 kg का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 4 kg का। डिस्टेंस तो सेम है, मतलब डिस्टेंस को काउंट करने की जरूरत है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैंने क्या बोला था? फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस से। तो 4 2 जा कितना हो गया? 8 kg हो गया। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ नहीं। और इसमें 3 3 जा 9 kg, मींस 1 kg से इनका आंसर सही आया है जिन्होंने भी ऑप्शन 2 बोला था, है ना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 बोला है वो अपनी हाथ से अपनी पीठ को थपथपा लीजिए, है ना, क्योंकि आपने एकदम सही आंसर दिया। और बाकी जो बच्चे हैं उनका भी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपने कंसेप्ट को समझ लिया होगा तो आप यही गलती एग्जाम में नहीं करोगे, है ना। तो आई होप आप इसको मैंने जो भी आज पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करी है इन द लेसन ग्रेविटेशन, वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी के वीडियो में कुछ ब्लर हुआ था, कोई साउंड बीच में से कट गया था, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है क्लास की, है ना। तो क्लास खत्म होने के बाद वो वीडियो भी आज या फिर कल आपके YouTube के ऊपर अपलोड हो जाएगा, तो वहां पर जाके आप उसको देख सकते हो, ताकि जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया वो वहां से आप क्लियर कर लो, ठीक है।
और अगर इस वीडियो के रिलेटेड या फिर जो हमने यहाँ पे पढ़ा इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आपको, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी जो मैसेज बॉक्स नीचे होता है वहाँ भी आप क्वेरी लिख सकते हो, ताकि फिर मैं उसको जो है अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर सकूँ, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ने आज क्लास को ज्वाइन किया था, तो आप लोग बाकी बच्चों को भी बताएं ताकि बाकी बच्चों का भी कुछ फायदा हो सके।